सेशन जो है इसमें हम लोग कुछ किताब जो रिसर्च की गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और अच्छी बात पता है क्या है कि जब किताब लॉन्च होता है और जब कोई बड़े बड़ी स्कीम लॉन्च होती है तो बड़े बड़े लोग वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ पर जिनके लिए स्कीम बनती है वो तो नहीं रहता है, जिसके बारे में कहानी लिखती है वो नहीं रहता है। लेकिन आज के किताब के लॉन्च में जिसकी कहानी है वो लोग यही हैं। ये वैसी किताबें के हम लॉन्च करने वाले हैं। उसमें पहली किताब जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप लोगों ने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि सरकार जो है या कंपनियां जो हैं या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बोलती हैं कि देश जो चलता है उसमें किसका कंट्रीब्यूशन होता है, बोलती है ना। बोलते हैं ये जीडीपी, एक जीडीपी सुना है आपने? जीडीपी सुना है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मुझे भी फुल फॉर्म ठीक से याद नहीं है सोशल सेक्टर में काम करने की वजह से। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वजह से बोला जाता है कि ये देश जो है पहला नंबर है या दूसरा नंबर है या तीसरा नंबर है, ठीक है। और किसका जीडीपी बहुत हाई है। और इसका कैलकुलेशन करने के लिए अक्सर लोग बोलते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर ने ये कंट्रीब्यूट किया, सरकार ने इतना कंट्रीब्यूट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ने इतना कंट्रीब्यूट किया, लेकिन सोशल सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया इसके बारे में लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है, कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे बीच में मैथ्यू सर हैं, मैथ्यू चेरियन। उन्होंने बहुत सारे ग्रुप को मिलाया और उन्होंने एक रिसर्च किया जिसके बारे में वो बताएंगे। तो वो भी एक किताब है जिसने ये बताया कि हम लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये पहली किताब उसके लिए लॉन्च करेंगे हम लोग। और हमारे साथ जो हैं वो मदन हैं। मदन से आप कल परसों से मिल रहे हैं कि वो हमारे बोर्ड मेंबर हैं और अमेरिका से पढ़ के फिर उसके बाद वो इंडिया में आके इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए और बेंगलोर में रहते हैं, बावजूद इसके कि सिलिकॉन वैली में रहते हैं। वो काम सोशल सेक्टर से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे साथ शालिनी कला हैं जिनसे आप कल मिल चुके हैं। वो रिसर्चर भी हैं और हम लोगों के बोर्ड पे हैं और वो गाइड करती हैं कि रिसर्च वगैरह किस तरह की होनी चाहिए और इम्पैक्ट कैसा होना चाहिए, और एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका ख़ास एक्सपर्टीज़ है। हमारे साथ ज्योत्सना जी हैं, ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस से हैं, फॉरेस्ट सर्विस से हैं और बहुत शायद इंडिया की पहली महिला हैं जो फॉरेस्ट सर्विस में आई थी। अभी हाल में रिटायर की हैं, लेकिन जब से रिटायर की हैं किसी को चैन से नहीं रहने देती हैं। हम सबको फ़ोन करके बोलती रहती हैं ये काम करो, ये मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो वो भी आई हैं। वो कालिम्पोंग से बिलोंग करती हैं लेकिन दिल्ली और बॉम्बे में रहती हैं। वो भी यहाँ पर शामिल हुई हैं और अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के कमेटी पे हैं। वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरह एक नया स्टॉक एक्सचेंज बना है। और कुमार संभव हैं जो आप जिनसे कल भी मिले थे। कुमार संभव जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं और आजकल फेक न्यूज़ को फाइट करने के लिए काफ़ी कोशिश में लगे हुए हैं। और हमारी अवार्ड भी उनको एक मिला है, एक प्रोजेक्ट उन्होंने किया था जो चलाते हैं जिसका नाम है लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच। मतलब इंडिया के जितने भी लैंड जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको एक वेबसाइट पे आप देख सकते हैं और उससे कितना नुकसान हो रहा है उसका पैमाना भी वहां पे आता है, वो देख सकते हैं एक ही वेबसाइट पे, लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच। जब मौका मिलेगा देखिएगा। और ये बहुत जगह इसको अवार्ड वगैरह मिल चुके हैं। तो कुमार भी हमारे बीच में है और आप शायद बहुत सारे लोग मिले भी थे उनसे, राइट? कौन कौन मिले थे अभी? हाँ, तो अभी शाम में फिर से मिलेंगे उनसे। एक और हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा मैथ्यू से कि थोड़ा एक्सप्लेन करें इस किताब के बारे में आपको कि ये किताब है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद दूसरी किताब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। ये किताब आप लोगों का किताब है। इसमें आप सब लोग काम करने के लिए हमने देश भर में काम किया है। इसमें एक चैप्टर डिजिटल एम्पावरमेंट के भी है जिसमें DEF,
बाकी लोगों ने 4.5 लाख लोगों के साथ काम किया है और आप सब इस देश का जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2 साल पहले इंडिया का 75th ईयर था। जब 75th ईयर था, हम लोगों ने सोचा कि सब लोग बोलते हैं कि एनजीओस कुछ काम नहीं करते हैं, एनजीओस क्या करते हैं, एनजीओस क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने 40 साल एनजीओ फील्ड में काम किया और आप लोग भी, बहुत सारे लोग, ओसामा भी किया है, शालिनी भी किया, मदन ने, सब ने किया है और इन सब का कंट्रीब्यूशन क्या होगा पता करना था। उसलिए हमने देश भर एक इकोनॉमिक सर्वे किया था। इकोनॉमिक सर्वे में आया था हम सब लोग मिलके करीबन जीडीपी का हिंदुस्तान का जीडीपी का 2% आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हाई फिगर है क्योंकि इसका मूल्य है 365 बिलियन। 365 बिलियन का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप लोग काम करते हैं। दूसरा चीज़ हमने पता किया इस स्टडी में, देश भर 18 लाख लोग, 18 लाख नहीं, 18 मिलियन, 18 मिलियन का मतलब है 180 लाख लोग एनजीओ सेक्टर में काम करते हैं। उसमें से आधा प्रतिशत लोग वॉलंटियर्स है, क्योंकि वॉलंटियर्स कुछ काम फ्री में करते हैं। लोग जैसे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स है, एनिमेटर्स है, ये सब लोग फ्री काम करते हैं। इतना देश भर में काम होता है। दूसरा चीज़ हमने पता किया कि देश में सब रिमोट ज़िले में, आप लोग भी बहुत सारे रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। देश में 135 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है जो बहुत बिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट्स है। उसमें हमने देखा कि सब डिस्ट्रिक्ट्स में कोई ना कोई एनजीओ काम कर रहा है। उसका मतलब है जो लास्ट माइल में हमारा लोग काम कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा है कि हम लोगों ने इनोवेशंस में सबसे आगे है। आप लोग सब देश में आशा वर्कर सुना होगा, लेकिन ये आशा वर्कर एनजीओ का काम से ही आगे बढ़ा है। दूसरा है कि देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सब एनजीओस ने भी लागू किया। और मेंटल हेल्थ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये सब एनजीओस के काम से किया। मैं 40 साल से बुज़ुर्गों के साथ काम कर रहा था और राष्ट्रीय पॉलिसी ने भी हेल्पेज इंडिया जैसे संस्था ने देश के सामने ये लाया है। इसलिए एनजीओस इनोवेशन करते हैं, एनजीओस लास्ट माइल में काम करते हैं और देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सब ये बुक में लिखा है। ये आप लोगों का काम का बुक है और दूसरा किसी का बुक नहीं है। ये आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पेट्रियट्स है आप ही लोग हैं। You are the true patriots of this country and you have built the nation. So that is what we have tried to put. In 75 years, you have contributed so much to the nation, and that is how India is moving forward. India is not moving forward because of all the other things which is happening. You are the true patriots of this country. Thank you. तो एक मैं सवाल पूछना चाह रहा था। ये किताब जो है अंग्रेजी में है ताकि उन लोगों की ज़ुबान में हम बात करें जो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो लोग बोलते हैं कि उनका दान ज़्यादा है, हमारा दान कम है, ताकि उनको समझ में आए। लेकिन आप लोगों में से कोई अगर चाहता है कि इसका हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में मदद कर सकता है तो हाथ उठाइए, और कोई मदद करेगा तो उसको आगे आइए। नहीं तो हम सोचे हैं कि 4-5 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना है। तो हिंदी का ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी हिंदी भाषी प्रदेश है जिनको पता लगना चाहिए। और आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे और उसमें ज़्यादा उत्सुक हैं तो आप लोग इसके बारे में लिखिए और उसके बारे में छापिए। इसको लेके अपना फ़ोटो खिंचाइए और उसको प्रचार कीजिए, इसको लेके जाइए, अपने यहाँ बताइए अपने लोगों को।
और आपको इससे बारे में ज्योत्सना से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आके थोड़ा आप बताइए कि आप तो सरकार में भी रह के काम की हैं और आप सोशल सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। आपको क्यों ऐसा, मतलब हम लोगों को क्यों ऐसा लगता है, महसूस होता है कि सोशल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है या क्यों करना चाहिए, और इस बुक का क्या रोल हो सकता है? आप आके यहाँ पर ज़रा 2 मिनट आप बताइए। धन्यवाद ओसामा जी, मुझे आपने एक अपरझट मौका दिया यहाँ पर कुछ शब्द प्रस्तुत करने का। और आज सुबह से मैं यहाँ आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में रह के आप लोग को जानना पहचानना, और जितने भी सूचना प्रेन्योर्स हैं वो कितना उत्साह से काम करते हैं, और ये भी सुनने का कि आप लोगों ने क्या क्या काम किया है, कहाँ कहाँ आप लोगों को चैलेंजेस हैं, ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक अभी इस किताब का और हमारे जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, अभी ऐसा है कि जब भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिली, भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिलने से पहले जितने भी समाज में बदलाव आए, वो हमारे जो भी क्या कि जनता से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन थे उनका बहुत हाथ था। जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, यहाँ पर प्रतिमाएं देखने में बहुत मैं प्रफुल्लित हो रही हूँ। तो इसमें इनका रोल बहुत था, ठीक है। तो जैसे भारतवर्ष को आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद में अगर हम संविधान में जाते हैं तो संविधान के प्रथम पंक्ति जो हम प्रियम्बल बोलते हैं, उसमें ये लिखा है कि वी हम भारत के जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। पर जब कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ी तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वी द पीपल ऑफ इंडिया को डिक्लेयर करने के बाद में नीचे क्या लिखा है कि द स्टेट शैल, मतलब जो है कि फिर गवर्नमेंट आगे आ गया वहाँ पर, ठीक है। क्या है कि जो भी हम अपनाते हैं वो क्या है कि राज्य अपनाते हैं या हम एज अ कंट्री अपनाते हैं, इस प्रकार से लिखा गया है। तो हमारे जितने भी चीज़ संविधान से आता है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो जितने भी हमारे जो जनता से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन थे, ये एक हो गया कि उनका जो डेफिनेशन है, एक तो सरकार हो गया और दूसरा हो गया गैर सरकारी बताया। हाँ, तो कायदे में जो हमारे एनजीओ सेक्टर गैर सरकारी बता के एनजीओ बोले। हाँ, वास्तविक रूप में ये एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो समाज से जुड़े जितने भी संस्थाएं हैं, उनका व्यवहारिक धरातल से कोई भी चीज को समझ परख के देश को विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है कि कहीं ना कहीं जाके भारतवर्ष के जो अभी 75 वर्ष बीतने के बाद में कहीं ना कहीं हमारे जनतंत्र के पक्ष से एक ऐसा किताब निकल के आया जिसमें हमारे जो इंडिया की जो वाइब्रेंसी है, इंडिया में जितने भी जनता के तरफ से जो जनशक्तियाँ उभर के आ रहे हैं, चाहे किसी भी संस्था के माध्यम से, मतलब ये ना, इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हाँ, चाहे भूखमरी की समस्या, चाहे एजुकेशन की समस्या हो गया, चाहे हेल्थ की समस्या हो गया,
चाहे एग्रीकल्चर में, और अभी जैसे हमारे जलवायु परिवर्तन है, उसका एक आयाम देखने को मिल रहा है हमें दिन ब दिन, और मुश्किल है आने वाले समय में और ऐसे समस्याएं आती रहेंगी। उसके लिए हमारे जितने भी जनतांत्रिक पक्ष हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे डीएफ हो गए, और बहुत, मैं एक एक का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, हम सबको पता है, आप लोग फील्ड में भी छोटे छोटे हमारे जितने भी स्वैच्छिक संस्थाएं हैं उनसे जुड़े होंगे। आप सभी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये बहुत विकेंद्रित ढंग से काम करने से कहीं क्या है ना, उनके जितने भी उनका योगदान है उसको एक मंच में लाके ऐसे किताब निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मुझे लगता है कि इस किताब से एक बहुत बल मिलेगा हमारे एनजीओ पक्ष के, हमारे स्वयं से ही के पक्ष के। आप वहाँ पर बात मत करिए, उनको बोलिए। तो इनके पक्ष के जितने भी मुद्दा है और हम कितना भारतवर्ष के लिए मतलब योगदान दे रहे हैं, अभी 2% योगदान बताया, और जिस करोड़ के हिसाब से 3,500 समथिंग करोड़, तो ये क्या है, क्या 1000 करोड़, 365 करोड़, बिलियन करोड़। तो ये, सॉरी आई कुड नॉट सी दिस आंकड़े। सो इन आंकड़ों से एकदम से स्पष्ट होता है कि कितना बड़े पैमाने पर हो ही रहा था, ऐसी बात नहीं है, इससे भी ज्यादा हो रहा है। परंतु जिस तरह से प्रयास किया गया, इसको अलग अलग सारे जितने भी इसके हितभागी संस्थाएं हैं इस किताब से जुड़े, उनके साथ संपर्क करके पूरा डेटा निकाल के, अभी क्या है कि ये इससे सरकार को एक स्पष्ट आंकड़े मिल जाएगा। इसको जितने भी विदेश से कोई अच्छे काम के लिए फंड करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा क्या है ना, एक डाटा मिल जाएगा। और हमारे जैसे, जब अभी भारत सरकार ने जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज जैसा जो भी इस प्रकार के सोशल काम हो, उसके लिए भी अभी सरकार ने एक एक्सचेंज बना डाला है। उसका काम पैसा कमाना नहीं है, उसका काम कोई भी अच्छे काम हो जो सोशल काम है, उससे जुड़े में कौन फंड करने के लिए आगे आएगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो ऐसे जो मैं सोचती हूँ कि जितने भी इनोवेटिव काम, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं इनोवेटिव को, मतलब ऐसे जो सृजनशील काम है आगे बढ़ने के लिए, जनता की सेवा के लिए, और जितना भी जमीनी स्तर से क्या है ना, जितने भी परिवर्तन लाना है समाज में, उसके लिए ये किताब एक बहुत बड़ा क्या क्या हथियार के रूप में साबित होगा। और मैं सोचती हूँ कि इसी प्रकार से हमारे जितने भी स्वयं से ही संस्था के साथी लोग हैं, इस प्रकार की किताब, पहला किताब और ऐसी किताब आते रहें, जिससे हमें सरकार को भी और बाकी जितने भी संस्थाएं, और विशेषकर अभी मार्केट के बारे में, अभी जितने भी CSR फंडिंग है, उनके लिए भी ये किताब एक बहुत बड़ा क्या है ना, एक स्वयं सही संस्थाओं का एक नरेटिव, एक पक्ष बिल्ड करने के लिए, एक पक्ष को उभार के सभी हितभागी संस्थाओं के सामने में आगे लाने के लिए ये किताब एक बहुत बड़ा काम है। और ऐसे काम होता रहे, आगे आते रहे, मेरा यही शुभकामना है। और इस किताब के लिए मैं सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को, और विशेषकर मैथ्यू चेरियन साहब जिन्होंने अपना लीड किया है इस एक्सरसाइज को, और सभी हमारे स्वयंसेवी संस्था के साथी लोग जिन्होंने इस किताब को लाने में, ये 3 साल का अभ्यास है, इतना आसान नहीं था, लाने में उत्तम प्रयास किया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ। और ऐसे किताब बार बार आता रहे जब भी ज़रूरत हो,
और इसके साथ साथ अभी मैंने इसके अंदर नहीं पढ़ा है, कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्या है ना, अध्ययन का भी बहुत एक आयाम खुल गई होगी। तो तो ऐसे अध्ययन भी होता रहे और ये परिवर्तन के साथ ये किताब ऐसे आता रहे जिसमें समाज, बाजार और सरकार का अपना अपना भूमिका जो है उसको सरकार को अंडरस्टैंड करने में, बाजार को भी उसको उसका समझ पकड़ बना के हमारे जितने समाज के लोग हैं उनके साथ कैसे चलना है उसको, उसके लिए एक बहुत एक अध्ययन का सूत्रधार बने। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ, उसके साथ बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरा जो भी कथन था उसको यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। ये केवल मैंने नहीं लिखा है, इस एक किताब का 55 ऑथर्स है, उसमें मैं भी एक ऑथर हूँ, ओसामा भी एक ऑथर है। ओसामा ने डिजिटल एम्पावरमेंट के ऊपर लिखा है, मैंने एजिंग के ऊपर लिखा है। लेकिन मेरा काम था ये सब, जब 55 लोग लिखते हैं ना, अलग अलग ढंग में लिखते हैं, इसलिए मेरा काम था सबको इकट्ठा करके एक जैसे एडिट करके लिखने के लिए। इसलिए सब एनजीओ वालों से मेरा आभारी है, क्योंकि आप लोग काम करते हैं, हम लोग उसके बारे में लिख रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, इसमें दो चीज़ बता दूं मैं कि ये जो 55 चैप्टर बोला इन्होंने जो लिखा गया है, इसमें समाज के हिसाब से और सोशल सेक्टर के हिसाब से और एनजीओ सेक्टर के हिसाब से जो इसमें देखने के लिए रखा गया है वो ये है कि आर्ट कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है, हेल्थ में क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्वायरमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, वाटर में क्या कंट्रीब्यूशन है, औरतों के हिसाब से क्या कंट्रीब्यूशन है, डिजिटल के हिसाब से क्या कंट्रीब्यूशन है। हर सेक्टर को इसमें कवर किया गया है, कोई सेक्टर छोड़ा नहीं गया है समाज के हिसाब से। दूसरी चीज़, जो नंबर बार बार हम लोग कभी बिलियन, करोड़ ये कर रहे हैं, तो उसको मैं सही फिगर थोड़ा सा बोल दूं जो आप लोगों के ज़ुबान में, वो है 3,56,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है सोशल सेक्टर का, जो पिछली बार का 19-20 का जो डेटा है, ठीक है, मतलब वो भी 4 साल हो गए। तो इसका मतलब है 3,56,000 करोड़ शायद अब हो जाएंगे 4 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ भी हो चुके होंगे। तो 4 लाख करोड़, तकरीबन 4 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन है, जो कि तकरीबन 2% ऑफ जीडीपी के बराबर है। तो आपको सर उठा के चलना है, सर झुका के नहीं चलना है, ठीक है। हम देश की सेवा कर रहे हैं, देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा कंट्रीब्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम जो है पब्लिक के साथ जुड़ के रहते हैं। मतलब ये कि सरकार सड़क बना लेती है, कोई बिजली दे के चला जाता है, लेकिन उसका खराब होना, उसका ठीक से चलना, उसका घर में जाना, उसकी रोशनी से पखाना सही साफ हो जाना, बाथरूम सही साफ हो जाना और खाना टाइम से बनना, वो कंट्रीब्यूशन है हमारा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है और बहुत डाइवर्सिफाइड है ना। क्योंकि वो जो पिरामिड होता है ना, यहाँ पर नोकीला होता है और छोटा होता है, कम होता है। नीचे जो है कंट्रीब्यूशन थोड़ा है लेकिन पूरा फैला हुआ है, उसी पे पूरी धरती चल रही है और उसी पे पूरा इंडिया चल रहा है। इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन इफेक्ट में बहुत ज़्यादा है, इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा है, चाहे नंबर में 2% हो। ये मैं कहना चाह रहा था। और एक शिकायत के साथ कुमार संभव को बुलाना चाह रहा था यहाँ पर कि आप जर्नलिस्ट लोग लिखते क्यों नहीं है कि हमारा कंट्रीब्यूशन है? आके बताइए। जी, बहुत ही ओसामा जी ने एकदम सही मीडिया को डांट लगाई है और ये मैं चाहता हूं कि ये माध्यम से हमारे देश की मीडिया तक ये ज़रूर पहुंचे। तो देखिए, उसके 2-3 कारण हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं, ये 3 साल की रिसर्च के बाद ये हमारे पास ये आंकड़े और ये दस्तावेज और ये एविडेंस आया है कि आपका 2% कंट्रीब्यूशन है सोशल सेक्टर का
सिविल सोसाइटी का हमारी जीडीपी के अंदर, और उसको मानना अब बहुत ज़रूरी होगा सरकारों के लिए और कॉरपोरेट्स के लिए कि ये कंट्रीब्यूशन है और इसको हमें मानना पड़ेगा। होता ये है कि आपका जो काम है वो काम एक्चुअली दिखाना है समाज को, कॉरपोरेशंस को, गवर्नमेंट को, कि जहां उनकी कमी रह जाती है वो कमी आप पूरा करते हैं। आप उसको ना सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में ये इम्पॉर्टेंट है जो कि अभी निकल के आ गया है, बल्कि आप तो उनके इस काम को भी पूरा कर रहे हैं जो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो सर उठाने वाली बात उन्होंने बोली है वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जहां कमी रह रही है उस कमी को पूरा करते हैं। आपकी वजह से कितने लोगों को जिनको खाना वैसे नहीं मिल पाता उनको खाना मिलता है, जिन लोगों को शेल्टर घर नहीं होता उनको घर मिलता है, टेक्नोलॉजी जो नहीं मिल रही थी वो मिलती है। तो काम तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही, वो वैल्यू ऐड करता है, और अब उसका हमने फाइनेंशियल टर्म्स में भी कि उसका ये योगदान है वो निकल के आ रहा है कि 4 लाख करोड़ का जो है वो योगदान हो रहा है। अब इसका मीडिया नहीं कर रही है क्योंकि वो मीडिया भी सब मिली भगत होती है। आप जानते हैं अगर कॉरपोरेट मीडिया है या अगर एक एजेंडा है, तो जहां अगर आपका अच्छा काम है, अगर आपके अच्छे काम को नहीं वो दिखा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर से कुछ मिली भगत है कि इस चीज़ को नहीं दिखाना है। जो कॉरपोरेशंस हैं या प्राइवेट सेक्टर है उसके काम को ज़्यादा दिखाना है, प्रोपोगेंडा होता है ज़्यादा, पैसे जो खिला रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं उनका ज़्यादा दिखाना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, है ना? जो अभी कल प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि आप अपनी कहानी खुद कहना चालू करें और अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से चालू करें। डीईएफ आपको वो प्लेटफॉर्म दिया है, टेक्नोलॉजी से अब सारा प्लेटफॉर्म हो गया है। मीडिया का एक ज़माने में हुआ करता था वर्चस्व, है ना, कि वो जो पत्रकार हैं और जो मीडिया है उनका वर्चस्व होता था। अब वो टेक्नोलॉजी ने सब कुछ डेमोक्रेटाइज कर दिया है, सबको बराबर पे ला दिया है। आपके पास भी यूट्यूब है, चैनल है, आपके पास भी फ़ोन है, आप भी अपनी कहानी कह सकते हैं, आप भी अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें, जो कल उन्होंने कहा था। आपकी कहानी आप खुद कहें और मजबूर कर दें पत्रकारों को और मीडिया वालों को भी कि जब सामने वो कहानियाँ आए तो वो कहें, तो कि उनको भी कहना पड़े, उनको भी लिखना पड़े और उनको भी दिखाना पड़े। तो मैं इतनी ही बात मेरी कहनी थी, मैं उस पर ख़त्म करूँगा कि आप अपने काम का डॉक्यूमेंटेशन करने पे ज़रूर ध्यान दें। बहुत सारे तरीके हैं आज, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। डेटा इकट्ठा करें अपना खुद के काम के बारे में, डेटा को अपलोड करें, वीडियोस बनाएं, फ़ोटो डॉक्यूमेंटेशन करें, आरटीआई फाइल करें अगर आपको जानकारी और निकालनी है तो वो भी करें, और अपने काम को, अपनी लोकल जानकारी को बहुत आगे बढ़ाएं और अपलोड करें। उससे मेरे जैसे पत्रकार और भी जो दूसरे पत्रकार हैं जिनको इसकी समझ नहीं है, उनकी समझ को आपको बढ़ाना है, उन्हें आपको सिखाना है कि ये कहानी है, ये कहो, जो कहानी तुम कर रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये कहानी कहना महत्वपूर्ण है। तो इसी शुभकामना के साथ और मेरे ख्याल से शुभकामना के साथ कि आगे आगे और कंट्रीब्यूशन ये 4 लाख करोड़ का है, ये 8 लाख करोड़ होना चाहिए 2 सालों में, और जीडीपी में और कंट्रीब्यूशन बढ़े। तो ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। एक और डेटा मुझे अभी बैठे बैठे याद आया कि अभी जब बजट आया था तो उसमें बजट में यह आया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने इंडिविजुअल पर्सनल इनकम टैक्स से ज़्यादा पैसे कलेक्ट किए हैं बनिस्बत कॉरपोरेट टैक्स के। ये सही है ना? कॉरपोरेट टैक्स से हाँ, जीएसटी से सबसे ज़्यादा किए, कॉरपोरेट से सबसे कम किए और इंडिविजुअल से बीच में ज़्यादा किए। इसका मतलब है कि हम टैक्स देने के भी मामले में हम और आप जो है वो टैक्स इतना दे रहे हैं, आम जनता दे रही है कि कॉरपोरेट जो इतना कमा रहे हैं वो उनका टैक्स हमसे कम है जबकि उनका ज़्यादा होना चाहिए। प्लस हमारे लोन माफ़ नहीं होते हैं, उनके लोन माफ़ हो जाते हैं। तो ये और भी ज़रूरी है ये एहसास दिलाना, और ये एहसास हम इसलिए नहीं दिला रहे हैं कि हम अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, बल्कि एहसास इसलिए दिला रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी, कॉरपोरेट की जिम्मेदारी को कम कर रहा है। क्योंकि
हम कहते हैं कि अगर सब कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो सोशल सेक्टर की ज़रूरत ही क्या है। अगर सबको घर पे स्कीम मिल जाए तो आप क्यों स्कीम घर लेके दौड़ोगे, है ना। सबके घर पानी पहुंच जाए तो क्यों पानी पिलाओगे, सबके घर में अगर आशा वर्कर पहुंच जाए और सब काम हो जाए तो क्यों जाओगे आप कुछ और करोगे। हम कमी है तभी तो ये पूरा कर रहे हैं, ये तो डायरेक्ट निशानी है इस बात की। तो हमको कोई वैसा सर उठा के चलेंगे, लेकिन कोई घमंड नहीं है कि हम ये इतना कंट्रीब्यूट, हम तो चाहते हैं ज़ीरो कंट्रीब्यूट करें, लेकिन आप ऐसा मौका क्रिएट करो कि हमको ज़ीरो कंट्रीब्यूट करना पड़े। वो हो नहीं रहा है। और जब हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप मान भी नहीं रहे हैं। मान लो तो छोड़ो, लिख भी नहीं रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, उल्टा बता रहे हो, कोई और कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि व्हाट कुमार सेड इज़ दैट के हम लोग इसके बारे में बोलें, बताएं, शेयर करें, सोशल मीडिया में जो है वो बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ नाउ दी मीडिया, असली में वो है। तो जो कुछ दो शब्द के साथ मैं चाहूँगा कि शालिनी आप भी आके थोड़ा बोले, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किए हो, थोड़ा आप भी दो शब्द बताओ कि क्या हम कर सकते हैं, कि क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ नॉट कॉरपोरेट सेक्टर और टिपिकली ओनली गवर्नमेंट सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत बड़ा एक सोशल सेक्टर है और उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप भी थोड़ा दो सेंटेंस में बताइए हमें कि हाउ डू वी टेक दिस वर्ड फॉरवर्ड। मैं ये कहूँगी ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो थोड़े दूर दराज हैं, दूर दराज से मेरा मतलब ये नहीं कि किसी बड़े शहर से हम अगर 20, 30, 40 किलोमीटर पे भी जाएं तो कई जगहें हमें ऐसे मिलती हैं जहाँ पे कि सुविधाएं जो आपको बड़े शहर में मिल रही हैं वो उसकी 5% भी नहीं मिलती। तो मेरे हिसाब से वो भी दूर है, दूर दराज जहाँ की सरकार की नज़र पहुँच नहीं पा रही, जहाँ आप वो सुविधाएं नहीं दे पा रही जो कि हम सब चाहते हैं कि हमारी सरकार हमको दे, चाहे हेल्थ की हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, रोड्स की हो। तो मेरा जो तजुर्बा है ग्रामीण राज्यों का या ग्रामीण क्षेत्रों का, वो ये कहता है कि हमें ग्रामीण जगहों पे बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में ज़रूरत नहीं है सामाजिक कार्य की, वहाँ पे भी है, उनकी अलग परेशानियाँ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, चाहे आप उसमें कृषि से जुड़े हों चाहे ना जुड़े हों, डायरेक्टली जुड़े हों या ना जुड़े हों, चाहे आप वहाँ खेती करते हों या ना करते हों, ग्रामीण क्षेत्र जो है हमारे हमेशा थोड़े से पिछड़े रहते हैं। आज की तारीख में जो एक बड़ा आंकड़ा हमारे देश के लिए सोचने वाला है, ये अभी रिलीज़ हुआ ये आंकड़ा कि हमारे देश में कृषि का जो योगदान है हमारे देश की आय में, जीडीपी जिसे हम कह रहे हैं, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो हमारे देश की जो आय है उसमें कृषि का जो योगदान है वो पिछले 50-60 सालों में बहुत कम हो गया है। और ऐसा होता भी है, मतलब ये कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। करीब 14% जो है हमारे देश की आय कृषि से आती है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र है उसमें जो लोग काम करते हैं, उस पे जो निर्भर हैं, उनकी संख्या, उनका प्रतिशत बढ़ गया है, उनका प्रतिशत कम नहीं हुआ है। तो 55% लोग जो हैं हमारे वो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पे के आधार पर जी रहे हैं और वहाँ का जो योगदान है वो 15% हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनकी आय जो अगर हम प्रति व्यक्ति आय दें वो बहुत कम हो गई है। और जो अगर आप इंडस्ट्री में देखें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें तो वहाँ लोग उतने नहीं बढ़े हैं, वहाँ काम करने वाले इतने नहीं बढ़े, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आय बहुत बढ़ गई है। तो जो मतलब अगर बड़ी बात की छोटी बात की बड़ी बात अगर मैं कहूँ, वो ये जो कुमार ने कही, आपको अपनी कहानियाँ खुद कहनी हैं, आपको अपनी कहानियाँ खुद लिखनी है। आप इंतज़ार मत करिए कि कोई आएगा और आपकी कहानी जाके बताएगा किसी को। उनको जो नीतियाँ बनाते हैं, उनको जो शायद आपके मुद्दों के बारे में सुनकर अचंभित हो जाए, उनको सपोर्ट भी करें, लेकिन वो काम आपकी तरफ से आना है। आपको उसमें आगे नेता बनना है। पीछे सपोर्ट करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। DEF एक बहुत बड़ी संस्था है, आपने देखा है, आप लोग कई समय से काम कर रहे हो। सामाजिक बहुत संस्थाएं हैं,
जो कई कई सालों से काम कर रही हैं। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। इस किताब से आपको पता चलेगा इस देश की आय में बड़ा है, कम नहीं है, छोटा नहीं है। और ये बात भी मुझे लगता है इसको भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि ये वो क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र जो है जिसे हम नॉन प्रॉफिट सेक्टर कहते हैं, एनजीओ कह लेते हैं, ये ऐसा क्षेत्र है जिसको कोई बहुत ज़्यादा जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। तो कम इन्वेस्टमेंट में, कम पैसे में, कम रिसोर्सेज में, बहुत मुश्किलों वाली जगह में, सामाजिक कार्य ऐसी जगहों में नहीं होते जहाँ सब काम आसानी से हो जाए। अगर आपको हेल्थ सर्विस अच्छी मिल रही है तो वहाँ पे फिर नॉन प्रॉफिट सेक्टर जाके क्या करेगा, वो उसी जगह जाता है जहाँ पे मुश्किलें होती हैं। तो उन सब को अगर आप ध्यान रखें तो देश की आय में 2% का हिस्सा बहुत बड़ा मायने रखता है। 18 लाख लोग, 18 मिलियन और 18 लाख, इतने सारे 18 लाख लोग इससे जुड़े हैं, ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपना सर ऊपर उठा के बिल्कुल गर्व के साथ, और घमंड नहीं कह रही हूँ, गर्व कह रही हूँ, ये आप जो काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और आपको अपनी कहानियाँ खुद कहनी है। अब उसमें एग्रीकल्चर हो, कृषि हो, ग्रामीण समस्याएं हो, जिनसे मेरा तो बहुत जो है ना, कहती हूँ कि मेरा जो काम है वो रहा है, ये मेरा मन से भी बहुत जुड़ाव है उन सब चीज़ों से। वो सब चीज़ें जो हैं उनके जवाब, उनकी जो परेशानियां हैं, आपके चैलेंजेस हैं, उनके जवाब भी आप ही को ढूंढने हैं, बाय द वे, कोई और नहीं ढूंढेगा। कल प्रोफेसर अनिल गुप्ता भी कह रहे थे ना, अपनी अगर आपको जवाब ढूंढना है तो अपनी प्रॉब्लम सामने लेके आओ। जो आपको जवाब नहीं मिला दूसरों से ढूंढो। डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि हाँ, हम अपना कुछ सपोर्ट दे सकते हैं। तो अपनी कहानियाँ खुद कहिए, अपने चैलेंजेस खुद समझिए, अपनी परेशानियों के लिए अगर आपको कोई सोल्यूशन ढूंढना है खुद ढूंढिए। आप नेता बनिए, आप आगे बढ़िए। आपको सपोर्ट करने के लिए पीछे बहुत संस्थाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और इस किताब में जो आंकड़े आए हैं उनका खूब अच्छे से उपयोग करिए। थैंक यू। अच्छी बात यह है कि मदन भी बहुत उत्सुक हैं कि 2 बातें आपसे कह सकें, और चूंकि वो सिलिकॉन वैली से आते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके सिलिकॉन वैली की आवाज़ सब कोई सुनता है, हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनता है कोई? नहीं, बैंगलोर की आवाज़ सब कोई सुनता है, बैंगलोर में ट्रैफिक जाम आप लोग करवा देते हो, फिर भी सब कोई आपकी आवाज़ सुनता है, हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनते हैं? नमस्कार। इस किताब की 4 बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। पहला कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि राष्ट्रीय पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी को कैसा बदल सकते हैं सोशल सेक्टर के लिए। सिर्फ नेशनल पॉलिसी नहीं, हर स्टेट की पॉलिसी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, हर स्टेट का पॉलिसी कैसा बदल सकते हैं जो सोशल सेक्टर के लिए और फ़ायदा होगा। कौन सा स्टेट होगा इंडिया में सबसे अच्छा सोशल सेक्टर के लिए। दूसरा कंट्रीब्यूशन इस किताब की है आर्ट और कल्चर की कंट्रीब्यूशन, कि आर्ट, कला की कंट्रीब्यूशन क्या होता है इंडिया में। शायद आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तीसरा या चौथा होगा इकोनॉमी में, मगर उनकी और एक्सेलेंस, प्रोफिशिएंसी, मार्केटिंग, ई कॉमर्स वगैरह करना चाहिए। तीसरा कंट्रीब्यूशन ये है कि एक चैप्टर है इस किताब में एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, एनवायरनमेंट की इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी में और उसके कैसे हम बदल सकते हैं। ये अफसोस की बात है कि दुनिया में 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में 4 या 5 सिटी हमारे देश की है। ये नहीं चल सकता। हम कैसे बदल सकते हैं, पोल्यूशन वगैरह सब कम करना, ग्रीन इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी कैसे बढ़ा सकते हैं इन सब को। और चौथा कंट्रीब्यूशन ये है, कल सुबह मैं आपसे बोला था कि 5 तरफ की ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं सोसाइटी में। एक है टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिजिटल, ये सब हम डिस्कस कर रहे थे 2 दिन के लिए। दूसरा है बिजनेस मॉडल कैसा होता है, एसएमई की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, मल्टीनेशनल कंट्रीब्यूशन की कितनी होती है, फिर वैसा एनजीओ की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है। तो यही है तीसरा कंट्रीब्यूशन किताब का, कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसा बदल सकता है, कैसा मेजर कर सकते हैं। चौथा वाला है एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, हमारा कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, उसको कैसे बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं।
और पिछला 5th ट्रांसफॉर्मेशन होता है पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। डेमोक्रेसी का क्या ज़रूरत है, कितनी महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी, सेक्युलर सोसाइटी में क्या फ़ायदा होता है, कैसा बढ़ सकते हैं, इन सब 5 ट्रांसफॉर्मेशन की रिसर्च करना चाहिए। और इसलिए मैं सब किताबें की ऑथर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, और आपको सब फ़ायदा मिलेगा ये किताब पढ़ने से। थैंक यू। और इसी बात के साथ मैं आई रिक्वेस्ट के हम लोग बुक को की शक्ल दिखाएं सबको और इसको रिलीज समझा जाए। Thank you. That was the first book जो हमने आपके सामने रिलीज़ करी. The second book that we have today is called Women Unconnected: Stories of Empowerment. At DEF हम लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसका नाम है गोल. आप लोग बैठ सकते हैं. ओके। इस प्रोग्राम का नाम है गोल, which basically means going online as leaders. This book, इस बुक में 22 लड़कियों की कहानियाँ हैं झारखंड, तेलंगाना एंड बिहार से। इन 15 लड़कियों को हमने अमेरिका के 6 मेंटर्स के साथ कनेक्ट करा था फॉर अ मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड मैं ये किताब सबको स्टेज पे देना चाहती हूँ एंड उसामा सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो सबको गोल प्रोग्राम के बारे में बताए। तो ये गोल प्रोग्राम आप में से पता नहीं स्टेज पे जो लोग बैठे हैं इनको पता है कि नहीं। गोल का मतलब है GOAL, गोल, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये इसका फुल फॉर्म है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया था तकरीबन 5 साल पहले। एक एक्सपेरिमेंट किया था हम लोगों ने जिसमें ये सोचा था कि अगर वीडियो लिंक से पढ़ाने लिखाने का काम किया जाए और दोस्ती की जाए 2 अनजान लोगों के बीच में, तो शायद वो ज़्यादा सीखेंगे बनिस्बत टीचर लगाओ, किताब पढ़ाओ और ये करो। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे मान लीजिए शालिनी है या ज्योत्सना है, इनके साथ आपके गांव की 4 लड़कियों को हम जोड़ दें और उनको बोलें कि हर शनिचर को आप 1 घंटा एक दूसरे से बात करो, तो क्या बात करेंगे? कुछ अच्छा ही सीखेंगे ना एक दूसरे से। ठीक है ना, ये वहाँ के आपके कल्चर के बारे में सीखेंगे, आप इनसे कुछ अंग्रेजी सीख लोगे, कुछ मैथमेटिक्स सीख लोगे, कुछ पढ़ने लिखने वाली चीज़ें सीख लोगे। तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने शुरू किया था जिसमें 8 हमारी दोस्त औरतें थीं जिन्होंने 40 लड़कियों को के साथ ऐसा नाता बनाया और तकरीबन 6 महीने तक उनके साथ, और हमने उसको सारी रिकॉर्डिंग रखी कि कितनी जल्दी सीखते हैं। तो कोई मेंटर करके एंटरप्रेन्योर बन गई, किसी ने अंग्रेजी सीख लिया, किसी ने पायलट में अप्लाई किया, मतलब उसकी उत्सुकता बढ़ गई। और घर वालों ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि लड़की लड़की से बात कर रही है, औरत औरत से, तो उनको कोई डर नहीं है। मोबाइल भी दिया तो उनको डर नहीं है कि कहीं किसी और से तो बात नहीं हो रही है। तो ये कामयाब होने की वजह से फिर फेसबुक ने हमें 100 लड़कियों के लिए पैसे दिए प्रोग्राम करने के लिए। बात वहीं नहीं रुकी, फिर उसके बाद सरकार ने, ये ट्राइबल मिनिस्ट्री ने ये प्रोग्राम पूरा ले लिया, अपनी मिनिस्ट्री में ले लिया और मिनिस्ट्री के अंदर इसको लॉन्च कर दिया सारे ट्राइबल गर्ल्स के लिए। तो ये प्रोग्राम जो है इट इज़ ऑलरेडी एडॉप्टेड बाय, तो अगर आप अभी गोल प्रोग्राम टाइप करोगे सर्च इंजन पे, गूगल पे, तो वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में लेके जाएगा। फिर वहाँ लिखा होगा कि ये प्रोग्राम जो है ओरिजिनली DEF ने शुरू किया था, लेकिन अब वो भी करते हैं। लेकिन चूंकि वो भी करते हैं देश के पैमाने पे, हम भी अपने पैमाने पे छोटा छोटा शुरू करते रहते हैं हर साल। कभी 10 लड़कियों के साथ, कभी 50, कभी 40, कभी किस। इस बार जो किया गया प्रोग्राम जिसकी किताब आप देख रहे हैं, उस किताब में जो हाई स्कूल जाती हैं उनका जुड़ाव हमने इंडिया के ट्राइबल्स एरिया में और माइनॉरिटीज़ एरिया में हमने उनको कनेक्ट किया, और उनकी कहानी है कि कैसे वो एक दूसरे से वीडियो कॉल के थ्रू क्या क्या सीख रही है, जबकि उनकी लैंग्वेज अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन तब भी वो एक दूसरे से खूब मज़े से सीख रही हैं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है और दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जो है उसी की कहानी है, लेकिन वेबसाइट पे इसके बारे में और डिटेल है। इसके पहले कई किताबें इसके ऊपर आई हैं, वो भी हैं वहाँ पे। ये कहना था। तो ये है किताब। आप लोग इसका PDF, मैं आई रिक्वेस्ट,
आप लोग इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, क्या नाम है, वेबसाइट से। और आपके DC लोग हैं उनको हम बोलेंगे कि ये QR कोड जो है आप लोगों के साथ शेयर कर लें। आई थिंक मैं ओसामा जी को बोलूँगी कि समर्थ सूचना प्रेन्योर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बात रखें, क्योंकि वो पहले से ऑब्वियसली ये जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है उन्होंने देखा है बहुत क्लोजली, फिर उसके बाद हम बुक को रिलीज़ करेंगे। ये समर्थ सूचना प्रेन्योर की कहानी बहुत अजूबा वाली है। मैं वॉशिंगटन में अमेरिका में बैठ के कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और बोल रहा था, तो जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई तो एक साहब सुनने जो आए थे वो व्हील चेयर पर सुनने आए थे हमारी बातों को, छोटी सी कॉन्फ्रेंस में वो। और फिर हम मिले, कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया तो बाहर निकले। कैपिटल हिल जो का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वॉशिंगटन में, जहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस के पास, वाइट हाउस के पास कैपिटल हिल है, वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग लेक्चर कर रहे थे। और बाहर निकले तो वो हमारे पास आए व्हील चेयर में, तो बोलने लगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या हम आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो हमने सोचा कि मैं अमेरिका आया हूँ, इनके साथ जुड़ के मैं तो इनको कुछ मदद कर नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास थोड़े फंडिंग है और हम लोग जो हैं वो विकलांग लोगों के साथ काम करते हैं, तो आप जिस तरह के सेंटर चलाते हैं, क्या हम उसमें हम आपको फंडिंग दे सकते हैं कि आप वो सिर्फ विकलांग लोगों के साथ आप काम करें। तो उन्होंने उस साल 40-50 कुछ ऐसे लोगों के लिए उन्होंने बोला कि आप जो सेंटर चलाते हैं उसको चलाने के लिए आप क्या कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बहुत थोड़ा फंड उन्होंने दिया। बोला कि हमारा मॉडल है कि हम सिर्फ $500 देते हैं एक सेंटर के लिए, एक इंटरप्राइज के लिए। $500 मतलब 25,000-35,000 रुपये उस वक्त थे जब उन्होंने बात की थी। तो मैंने हाँ बोल दिया। मैं घर आके जब देखा, हमने कहा 35,000 में हम सेंटर कैसे चलाएंगे जी। तो लेकिन मैंने उनको जुबान दे दी थी कि ठीक है हम चला देंगे सेंटर। तो हमने फिर यहाँ पर डोनेशन और इकट्ठा किया, और जब मैंने उनको जुबान दे दी थी तो मैंने सोचा कि अब सेंटर तो चलाना है, चाहे अब 20,000 हो या 35,000 हो। और फिर हम लोगों ने कुछ फ्री कंप्यूटर हम लोगों ने लिए, फिर उनके पैसे को जोड़ा और हम लोगों ने 40-50 सेंटर विकलांगों के साथ शुरू किया। आप देख रहे हो ऑलरेडी सारे अवार्ड वाली और उनके काम को आप देख रहे हो, क्योंकि एक दिमाग में सोच था कि विकलांग लोगों को हम सब ऐसे देखते हैं कि जैसे उनको किसी की पूरी दुनिया की ज़रूरत है। लेकिन हमने उस पलट दिया पूरा कि अब जो है वो ज़रूरत के इस पे नहीं बैठेंगे, वो ज़रूरत लोगों की पूरी करेंगे। तो वो कंप्यूटर लेके और ये बोलेंगे कि अब हमारे पास है, इससे हम आप लोगों की ज़रूरत पूरी करेंगे। ये सोच के साथ हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया और वो इतना अच्छा हुआ कि उन्होंने फिर अगले साल 100 के लिए दिया, फिर उसके अगले साल 250 के लिए दिया। इस साल उन्होंने बोला हम 500 के लिए देना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि 500 के लिए देते हैं तो पैसे कमी देते हैं हमें, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि चलो यार एक्स अमाउंट उन्होंने दे दिया, अब वाई अमाउंट हम किसी और के ऊपर से लेके कर लेंगे, क्योंकि जुबान दे दिया है तो करना है। तो x + y = नॉट xy² बट z, राइट। तो वो हम लोगों ने ऐसे करके ये प्रोग्राम शुरू किया। तो फिर उसके बाद जैसे वो कुमार बोल रहे थे ना कि एविडेंस आता है ना, तब जर्नलिस्ट लोग लिखते हैं या लोग लिखते हैं। एविडेंस बहुत ज़रूरी है। तो कैसे एविडेंस आएगा कि अगर विकलांगों को आप ऐसी चीज़ दें जिससे वो सर्विस प्रोवाइडर बन जाएं, ना कि सर्विस लेने वाले बने। इसको डेटा को रिसर्च करने के लिए हमें एक संस्था ने 10 लाख रुपए दिए कि आप इसको रिसर्च करके बताओ कि वाकई ये चीज़ डिजिटल इतनी इनेबल करती है कि वो लोग बिल्कुल ही बाकी लोगों को एबल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो किताब आप अगली जो रिलीज हो रही है, ये 250-300 लोगों के ऊपर रिसर्च की गई है, ये साबित करने के लिए कि अगर हाथ में डिजिटल आए तो डिसेबिलिटी खत्म। उसके बाद वो दूसरों को एबल करते हैं, खुद भी पैसे कमाते हैं और दूसरे की सेवा करते हैं, और पूरा उनका नज़रिया भी बदल जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बदल जाता है, समाज में उनकी इज्जत बदल जाती है और उनके ऊपर उनका नज़रिया बाकी लोगों के लिए बदल जाता है। फिर वो नहीं है कि उस रास्ते से वो आ रहे हैं तो किनारे चले गए या जहां वो बैठे हैं वहां नहीं बैठेंगे। अब इनकी दुकान पे सारे लोग आ रहे हैं, पहले तो कोई आता नहीं था, अब सब आ रहे हैं इनकी दुकान पे। अब इनको दिखाई नहीं दे रहा वो चल कैसे रहे हैं, उठ कैसे रहे हैं, बैठ कैसे रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि ये कितना मदद कर रहे हैं या कितना काम दे रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, और काम ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट एम्पिरिकल डेटा शोज।
ये किताब इस बात को साबित करती है कि अगर हाथ में तलवार आ जाए, कलम आ जाए, तो ये नहीं देखना कि शक्ल सूरत कैसी है, राइट? यही है वो किताब जो अगली किताब रिलीज होने वाली है। थैंक यू। अपने देश को कर रहे हैं हम डिजिटल डिजिटल, हाँ हाँ डिजिटल 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 डिजिटल, हो डिजिटल डिजिटल।